नमस्ते जी। 18वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा हैं, पुस्तक का संपादन एवं परिवर्धन स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने किया है। पुस्तक का प्रकाशन आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा हुआ है। महानुभावों, आज से प्रथम खंड यहां से प्रारंभ होता है। वैदिक संपत्ति पुस्तक का शीर्षक है वेदों की प्राचीनता। इस पुस्तक के उपक्रम से यह बात स्पष्ट हो गई है कि यूरोप के विचारवान वर्तमान भौतिक उन्नति से संतुष्ट नहीं हैं, प्रत्युत मनुष्य की स्वाभाविक स्थिति की खोज में हैं। उन्होंने यह बात निश्चित कर ली है कि मनुष्य अपनी उत्पत्ति के समय स्वाभाविक स्थिति में था और सुखी था, परंतु वह स्वाभाविक स्थिति कैसी थी, ज्ञान युक्त थी या ज्ञानहीन, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। केवल अनुमान के सहारे कहा जाता है कि वह स्वाभाविक दशा थी, प्राकृतिक स्थिति थी और सबका व्यवहार प्रकृति के अनुसार था। परंतु विचार करने से ज्ञात होता है कि प्रकृति का मनुष्य के साथ वह संबंध नहीं है जो पशुओं के साथ है। इसीलिए उसकी स्थिति सर्वथा ही प्रकृति के सहारे नहीं रह सकती। इसका कारण यही है कि मनुष्य पशु नहीं किंतु ज्ञानवान जीव है। अतः उसे प्रकृति के बाह्यांश से कोई प्रेरणा नहीं मिल सकती। उसे तो प्रकृति के आंतरिक और बौद्धिक अंश से ही ज्ञान का स्पष्ट उपदेश होता है, तभी वह बुद्धिपूर्वक अपनी स्थिति बना सकता है और सुखी रह सकता है। इसीलिए आर्यों का विश्वास है कि आदि सृष्टि के समय अर्थात सृष्टि उत्पत्ति के साथ ही मनुष्य को परमात्मा की ओर से ज्ञान की प्रेरणा हुई। वही ज्ञान वेद है। परंतु वेदों की इतनी लंबी प्राचीनता पर, उनकी आदिकालीनता पर, अपौरुषेयता पर अनेक विद्वानों का विश्वास नहीं है। वे कहते हैं कि वेदों में जिन ऐतिहासिक नामों का उल्लेख पाया जाता है और ज्योतिष संबंधी जिन घटनाओं के संकेत पाए जाते हैं, उनसे वेदों का समय मिस्र की सभ्यता से भी कम सिद्ध होता है। किंतु हम देखते हैं कि इस आरोप में कुछ भी दम नहीं है, क्योंकि वेदों में ऐतिहासिक अथवा ज्योतिष संबंधी किसी भी ऐसी घटना का उल्लेख नहीं है जिससे वेदों की आदिम कालीनता पर यह आक्षेप किया जा सके। रही मिस्र की सभ्यता, वह तो बहुत ही अर्वाचीन है। अब आगे शीर्षक आ रहा है मिस्र की सभ्यता। हार्म्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में मिस्र की भूमि की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि मिस्र की भूमि प्रति 1 शतवर्ष में 5 इंच के हिसाब से नील नदी के द्वारा मिट्टी एकत्र करती है। इस समय तक मिट्टी का जो सबसे बड़ा स्तर एकत्र हो रहा है, उसकी मोटाई 26 फुट से 62 फुट तक है। अतः 35 फुट का औसत मानने से यह जमीन 6000 वर्षों में इतनी मोटी हो पाई होगी, किंतु इससे भी अधिक उसे 10,000 वर्ष का मानना चाहिए। इसके पहले वहां पूर्ण रूप से मैदान ही था और बुशमैनों की प्रकार के जंगली मनुष्य वहां रहते थे। मिस्र का लिखित इतिहास वहां के प्रथम राजवंश से प्रारंभ होता है, जो ईस्वी सन पूर्व 5500 तक जाता है और छठे, 12वें तथा 18वें राजवंश से मिल जाता है। इस लिखित इतिहास काल से पूर्व का समय नहीं कहा जा सकता कि वह और कितने समय पूर्व तक जाता है। तो इस विषय में हार्म्सवर्थ हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड पेज नंबर 233 और 234 पर यह लिखा है, द एक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट इज अबाउट 5 inches in a century, 4.7 at Naucratis, 5.1 at Eleusis, 5.5 at Cairo, and the depth of it is not less than 26 feet and varies in different places down to 62 feet. The lower depths are, however, often mixed with sand beads and do not show the continuous mud deposit. Hence, the average depth of 39 feet
is too large, and if we accept 35 feet, it will certainly be a full estimate. At the average rate of deposit, this would be formed in 6,000 years, but on the older hand, the deposit may have been slower at the beginning, and hence the age would be earlier. Also, the full depth may be greater, owing to some boring hittings on ground which was originally above the river. Hence, the extreme limit of age of Nile deposit in different positions are perhaps 7,000 to 15,000 years, and probably about 10,000 years may be a likely age for the beginning of continuous Nile mud stratification. Hence, it is clear that the start of the civilization was about contemporary with the first cultivable ground. Thus, it would seem that Egypt, as an amongst desert region, before the formation of the cultivable mud flats, was the last home on the Mediterranean of the hunters who continued in the Paleolithic stage. The physical type of the figure which we can attribute to this earliest population has the Bushman characteristics of fatness of the thighs and hips with a deep lumbar curve. The written history extends back to the first dynasty and places that at 5500 BC, and this is checked at the 6th, 12th and 18th dynasties by records of the rising of Cyrus and of the seasons in the shifting year, which agree to this dating in general for the length of the prehistoric age. Before this written records, there is no exact dating. इसका तात्पर्य यह है कि मिस्र की भूमि केवल 10,000 वर्ष की पुरानी है। वहां की लिखित सभ्यता तो वहां के प्रथम राजवंश से ही प्रारंभ होती है, जो केवल 5,500 अधिक 1,929 बराबर 7,429 वर्ष प्राचीन सिद्ध होती है। इसके पूर्व का समय अंधकार में है, अतः वहां की सभ्यता का साधक बाधक नहीं है। अतएव वहां की सभ्यता जो लिखित प्रमाणों से सिद्ध होती है वह 7,429 वर्ष की प्राचीन है और हमें मान्य है, किंतु हम देखते हैं कि भारतीय आर्यों की लिखित सभ्यता इससे बहुत अधिक प्राचीन प्रमाणित होती है, क्योंकि सभी इतिहास प्रेमी जानते हैं कि भारत के अंतिम सम्राट राजा चंद्रगुप्त के दरबार में यूनान का राजदूत मेगास्थेनीज रहा करता था और उसने राज्य के पुस्तकालय में से एक वंशावली प्राप्त की थी जिसे उसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया था। इसी प्रकार उस वंशावली को ओरायन ने भी लिखा था। इस वंशावली के विषय में मेगास्थेनीज ने लिखा है कि इसमें बकस के समय से अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त के समय तक 154 राजाओं की गणना है, जिनके राज्यकाल की अवधि 6,451 वर्ष 3 मास है। ओरायन इतना और कहता है कि इस अवधि में 3 बार प्रजासत्ताक राज्य भी स्थापित हुए थे। इस वर्णन को कई एक विद्वानों ने कुछ मतभेद के साथ अपने अपने ग्रंथों में उद्धृत किए हैं। Megasthenes, the envy of Alexander to Chandragupta, king of the Gangarids, discovered chronological tables at Polybhotra, the residence of his king, which contain a series of no less than 153 kings, with all their names from Dionysius to Chandragupta, and specifying the duration of the reign of every one of those kings, together amounting
to 6,451 years, which would place the region of Dionysus nearly 7,000 years BC, and consequently 1,000 years before the old king found in the Egyptian tables of Manetho, with the head of the Tainite Theban dynasty, who reigned 5,867 years BC and 2,000 years before Sufi, and the founder of the Giza pyramid. यह लेख मिलता है थियोगनी ऑफ द हिंदूज बाय कोर्ट जोने, क्या स्पेलिंग है, पेज नंबर 45। तो यह वर्णन सम्राट चंद्रगुप्त के समय का है। चंद्रगुप्त को हुए आज तक 2250 वर्ष हो चुके हैं। अतएव दोनों समयों को मिलाने से यानी 6451 प्लस 2250 8701 वर्ष होते हैं, जो मिस्र की सभ्यता से 8701 घटा 7429 बराबर 1272 वर्ष अधिक होते हैं। यदि मिस्र के पहले राजा से 1200 वर्ष पूर्व तक भी वहां की सभ्यता को मान लें तो भी वह यहां की सभ्यता से प्राचीन नहीं हो सकती। इसी प्रकार एक दूसरे ऐतिहासिक प्रमाण से भी आर्यों की लिखित सभ्यता 8000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन सिद्ध होती है। इतिहास के पढ़ने वाले जानते हैं कि दबिस्तान नामक लेख जो कश्मीर में मिले हैं, उनमें बैक्ट्रिया में राज्य करने वाले हिंदू राजाओं की नामावली लिखी है। यह नामावली सिकंदर तक 5600 वर्ष की प्राचीन सिद्ध होती है। इन राजाओं के लिए मिल महोदय ने लिखा है कि ये राजा निश्चय ही हिंदू थे। इससे भी मिस्र की सभ्यता भारत की सभ्यता से प्राचीन सिद्ध नहीं होती, किंतु अर्वाचीन ही सिद्ध होती है। इस विषयक अंग्रेजी लेख हम आपको कल की श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। इसे आज यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।